सो हे एवरीवन, आज के हम लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। तो लास्ट दिन हमने जो लास्ट हमारी क्लास है एनसीईआरटी की, उसमें हमने पढ़ा था कि किस तरीके से आप एरर निकाल सकते हो जब आपको कॉम्बिनेशन गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है हम एक और तरीका यूज कर सकते हैं। जैसे मेरे पास कोई फिजिकल क्वांटिटी है जेड इक्वल टू ए प्लस बी के फॉर्म में, तो भी मैं एक और काम कर सकता हूँ। एक मेथड होती है डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन मेथड से भी हम एरर निकाल सकते हैं। क्या करना है आपको, दोनों साइड डिफरेंशिएट करना है। तो डी जेड हो जाएगा इधर, और इधर हो जाएगा डी ए, और इधर हो जाएगा डी बी। तो आप डायरेक्टली एरर फाइंड कर सकते हैं। ऐसे ही याद रखना है, जेड इक्वल टू अगर ए माइनस बी है तब भी आप डिफरेंशिएट करेंगे डी जेड इक्वल टू डी ए माइनस डी बी। पर आपको ध्यान रखना है कि एरर में नेगेटिव कहीं पे नहीं लिखते। फिर अगर आपको मान लो जो क्वांटिटी है, ठीक है, मान लो भाई मुझे क्वांटिटी जो है फिजिकल क्वांटिटी इस फॉर्म में ना देखे जेड इक्वल टू ए अपॉन बी दे रखा है, तो क्या करेंगे, तो भी वही काम करना है आपको। लॉग ले लेना है, लॉग जेड लिखना है इधर, और इधर लिखना है लॉग ए अपॉन बी, लॉग ए माइनस लॉग बी होता है। अब डिफ्रेंशिएट करना है तो जेड अपॉन डी जेड हो जाएगा, ए अपॉन डी ए हो जाएगा, माइनस नहीं लिखना है, बी अपॉन डी बी हो जाएगा। तो यहाँ से डी जेड निकल जाएगा। अगर हमारे पास डिवीजन है, कुछ भी है, मतलब एनीथिंग यू हैव यू कैन डू। अगर मेरे पास जेड इक्वल टू ए इंटू बी है तो काम वही, लॉग लेना है, लॉग जेड लिखना है, इधर लॉग ए हो जाएगा प्लस लॉग बी हो जाएगा, और फिर डिफ्रेंशिएट करना है जेड अपॉन डी जेड, और यहाँ पे हो जाएगा, है ना, सॉरी, इसका जो डिफ्रेंशिएशन होता है, ओके, क्या होता है, अगर मेरे पास इधर लॉग जेड है, इधर लॉग ए है, इधर लॉग बी है, तो डिफ्रेंशिएशन थोड़ा सा क्या हो जाएगा, डी जेड अपॉन जेड, वन अपॉन जेड होता है ना, वन अपॉन ए डी ए, और डी बी अपॉन बी हो जाएगा। इसी तरीके से इससे पहले वाले में भी यही फॉर्मूला लगेगा। अब मान लो पावर है, जैसे मान लो कोई फिजिकल क्वांटिटी ऐसी है, जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है जेड इक्वल टू हमें दिया हुआ है ए की पावर ए, बी की पावर बी, है ना, अपॉन सी की पावर सी। तो क्या करेंगे, लॉग लिखेंगे, लॉग जेड हो जाएगा, पावर सामने आ जाएगी, लॉग ए, लॉग लेने पे पावर सामने आ जाती है, प्लस बी लॉग बी, माइनस नहीं लिखना है, ठीक है, भले ही माइनस आएगा, सी लॉग सी लिख देना है, और डिफ्रेंशिएट करना है डी जेड अपॉन जेड, ए डी ए अपॉन ए, प्लस बी डी बी अपॉन बी, प्लस सी डी सी अपॉन सी। तो इस तरीके से आप पावर को आगे लेके एरर निकाल सकते हो। बेसिकली ये जो है मेरा परसेंटेज एरर निकालने में बहुत आपको हेल्प करेगा। परसेंटेज एरर ना जब आपको निकालना होगा कभी, ठीक है, व्हेन यू वांट टू फाइंड द percentage error, okay, you can use this. So let's continue. Okay, I hope you understood. When the question asks, you can easily do this. Today we will going to end this chapter. Okay, अब देखो अगला जो टॉपिक है यहाँ पे वो है सिग्निफिकेंट फिगर का। तो क्या होता है सिग्निफिकेंट फिगर, जैसा कि आप समझ पा रहे हो, सिग्निफिकेंट फिगर होता है वो फिगर जिन पे रिलायबल हो, ठीक है, मतलब सर्टेन डिजिट, ठीक है, क्या लिखा है, द रिलायबल डिजिट प्लस वन सर्टेन डिजिट इज कॉल्ड, ओके, रिलायबल डिजिट जो है और उनके साथ एक अनसर्टेन डिजिट जो है उनको क्या कहते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर कहते हैं। इफ वी से द पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज 1.62 सेकंड, द डिजिट 1 and 6 आर रिलायबल सर्टेन एंड 2 इज अनसर्टेन, दस द मेजर द वैल्यू हैज 3 सिग्निफिकेंट फिगर। ओके, आप समझ पा रहे हो कि जितने रिलायबल फिगर है और उसके साथ एक अनसर्टेन फिगर जो होता है उनको आप क्या कहते हो, सिग्निफिकेंट फिगर कहते हो। तो ये सारा आपको मार्क कर लेना है यहाँ पे विद एग्जाम्पल, यहाँ तक मार्क कर लेना है, तो आपकी जो डाउट है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। फिर क्या कह रहा है देखो, अब हमारे पास क्वेश्चंस है ना, कुछ रूल्स है सिग्निफिकेंट फिगर याद करने के, वो ध्यान रखना है। पहला रूल कि ऑल सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं नॉन जीरो डिजिट, all zero between non-zero digit are significant, all significant no matter, okay, if the number is less than 1 and then the zero on the right side of decimal but to the left of the first non-zero digit, ठीक है, जैसे है 0.002308, तो इसमें 4 ही सिग्निफिकेंट डिजिट है क्योंकि जो इन ये जीरो है इनसे पहले कोई नॉन जीरो डिजिट नहीं है। द टर्मिनल जीरो और ट्रेलिंग जीरो, जो बाद के जीरो होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, हमारे सिग्निफिकेंट होते हैं। जैसे 1 2 3, ठीक है, हैज 3 सिग्निफिकेंट फिगर, the 3 trailing zero being not significant, however you can also see the next observation, okay, इसको ध्यान से रखना। अगर पॉइंट के बाद ध्यान समझना ना, ये वाले में कंफ्यूजन होता है बच्चों को। ये जैसे 123 मीटर को 12300 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 3 ही है क्योंकि डेसिमल नहीं है, ठीक है। जो पीछे वाले जीरो होते हैं अगर डेसिमल नहीं है कोई भी नंबर में तो वो नॉन सिग्निफिकेंट होते हैं, बट अगर डेसिमल है
तो पीछे वाले जीरो सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। अब इस क्वेश्चन में सिग्निफिकेंट कितने हैं इसमें, इस क्वेश्चन में ये है ना, इस पॉइंट को ध्यान रखना, ये वाला और ये वाला बहुत अच्छे से पढ़ना, किताबों में बहुत कम दिया होता है, एनसीईआरटी में दिया है, ध्यान रखना। ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊं, 4700 मीटर को आप 470 पॉइंट इतना सेंटीमीटर लिख सकते हैं। तो इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर हमेशा ही सेम रहेंगे, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, सिग्निफिकेंट फिगर चेंज नहीं होते हैं, ध्यान रखिएगा बात को। देखो, अब जैसे यहाँ पे देखा ना तुमने ये वाली प्रॉब्लम, तो इसको रिमूव करने के लिए जैसे 123 मीटर लिख रहे हैं, तो इसको 12300 सेंटीमीटर लिख रहे हैं, तो कंफ्यूजन हो रहा है सिग्निफिकेंट फिगर का, तो इसलिए हम 123 इंटू 10⁻² सेंटीमीटर लिखते हैं। ओके, ये जो पावर वाला कंसेप्ट है वो इसीलिए आता है, ताकि सिग्निफिकेंट फिगर का जो प्रॉब्लम है वो दूर हो जाए। समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत वाली बात हो तो बता देना, जैसे यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल के जरिए भी समझा रखा है। ठीक है, बहुत बढ़िया है, प्लीज अंडरस्टूड दिस। ओके, कहीं भी कोई डाउट हो प्लीज यू कैन आस्क। ओके, तो ये रूल याद रखना है। फिर याद रखने हैं आपको यहाँ तक, अर्थमेटिक ऑपरेशन के लिए सिग्निफिकेंट फिगर, अगर हम इन मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन, ऐड या मल्टीप्लाई कर रहे हैं दो नंबर को, ठीक है, डिवीजन या मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, रिजल्ट शुड रिटेन एज मेनी एज सिग्निफिकेंट फिगर एज देयर इज इन द ओरिजिनल नंबर विथ लेस सिग्निफिकेंट फिगर। जैसे मैं इन दोनों को डिवाइड कर रहा हूँ, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर ऊपर 4 है नीचे 3 है, तो आंसर में केवल 3 ही सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। ठीक है, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपको देखना है कि डेसिमल के बाद सबसे कम नंबर किस में है, तो आंसर में भी उतने ही नंबर होंगे। जैसे इन दो नंबर को हमने माइनस किया, तो हमारा रिजल्ट क्या होगा, यहाँ पे लिखा हुआ इन एडिशन और सब्सट्रैक्शन फाइनल रिजल्ट शुड रिटेन एज मेनी डेसिमल प्लेस एज देयर इज अ मिनिमम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस विद अ नंबर। तो जैसे मैं इन दोनों को ऐड कर रहा हूँ ना, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूँ, इन दोनों को ऐड कर रहा हूँ, तो आंसर में डेसिमल के बाद केवल एक ही डिजिट आएगा, क्योंकि इन दोनों को ऐड करने पे जो आप देख पा रहे हो, इसमें इसमें देख रहे हो ना, इसमें है ना, डेसिमल के बाद केवल एक ही डिजिट है। तो ये कंसेप्ट होते हैं जो आपको ध्यान रखने होते हैं एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में, हमेशा इसको ध्यान रखना। अब हम राउंड ऑफ का ऑप्शन चूज कर रहे हैं। राउंड ऑफ का मतलब होता है कि जो हमारा रिजल्ट कंप्यूट विद अप्रोक्सीमेट नंबर है ना, हमें क्या करना है, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर को कम या ज़्यादा कम करना है ना, एक्यूरेसी बढ़ानी है, तो हम राउंड ऑफ का ऑप्शन चूज करते हैं। तो क्या रूल होता है राउंड ऑफ के, पहली बात, रूल लिख दे रहा हूँ मैं यहाँ पे, पहला रूल होता है, आप इसको नोट कर सकते हो अपनी कॉपी में, ठीक है, अगर आप मेरे साथ साथ प्रिपेयर कर रहे हो एनसीईआरटी को। पहला रूल ये कहता है कि भाई अगर 2 3 4 5 है ना, और 6 लिखा है लास्ट में, ये डिजिट अगर लास्ट जिसको हम लीव करना चाह रहे हैं ये 6 से ज़्यादा है, चाहे डेसिमल हो ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये अगर 5 से ज़्यादा है, नंबर जो है हमारा ग्रेटर देन 5 है, नंबर जो है ग्रेटर देन 5 है, तो हम इसको जब लीव करेंगे तो हमारा 2 3 4 आगे वाला नंबर बढ़ जाएगा। ठीक है, दूसरा रूल कहता है कि 2 3 4 5, मान लो 4 है, ये डिजिट जो है 4 जो है हमारा नंबर जो है वो 5 से क्या है, यहाँ पे छोटा है, 5 बड़ा है नंबर से, यानी कि लास्ट डिजिट 5 से छोटा है, तो हमारा आंसर जो होगा जब इसको लीव करेंगे तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ये दो रूल समझ में आ गए, नोट कर लेना। फिर हमारे पास जो रूल आता है वो ये कहता है कि अगर ये दोनों तो बहुत आसान है, सबको समझ में आते हैं, अगर 2 3 4 5 4 5 है, लास्ट डिजिट 5 है और उससे पहले इवन नंबर है, जब हम इस लास्ट डिजिट को लीव करेंगे, ठीक है, तो हमारा इवन नंबर सेम रहेगा। पर अगर 2 3 4 5 5 होता, लास्ट डिजिट 5 है, आगे वाला कैसा नंबर है, ऑड है, तो हम इसको राउंड ऑफ करेंगे तो 2 3 4 ये 6 हो जाएगा, ऑड नंबर बढ़ जाता है 5 को लीव करने पे, इवन नंबर सेम रहता है। कोई डाउट, कोई परेशानी, प्लीज़ लेट मी नो। ओके, कोई भी डाउट हो तो आप यहाँ से पूछ सकते हैं कि भैया क्या होगा प्रॉब्लम। ओके, देखो ये जो है हमारे एरर का जो कंसेप्ट है ना, अब नहीं आ रहा है एग्जामों में, मतलब ठीक है, पर एनसीईआरटी में आपको दिखेगा, एग्जाम में सीबीएसई में नहीं आ रहा है, बट हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमेशा आता रहेगा। ध्यान रखिएगा हम किस तरीके से एरर निकालते हैं। अब एरर मैंने तुम्हें समझाया था कि भाई एरर का मतलब क्या होता है, एरर कैसे निकालते हैं, इतनी बातें समझ में आ गई थी, एरर ऊपर आपने देखा था। अब हम बात करते हैं डायमेंशन की। देखो इंपॉर्टेंट टॉपिक है डायमेंशन। डायमेंशन क्या होता है, देखो द डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी है ना इज द पावर टू विच द बेस क्वांटिटी आर रिप्रेजेंटेड इन द टू बी रिप्रेजेंटेड। जैसे मैं वेलोसिटी को
क्या लिखता हूँ, डिस्प्लेसमेंट एल टी की पावर -1 लिखता हूँ। तो एल की पावर यहाँ पे 1 है, टी की पावर -1 है, तो इसकी जो डायमेंशन है वो बेसिकली 1, -1 है। तो जो बेस, अगर मुझे किसी फिजिकल क्वांटिटी को ना बेस क्वांटिटी के टर्म में, अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी को मुझे बेस क्वांटिटी के टर्म में रिप्रेजेंट करना है, अगर मुझे किसी फिजिकल क्वांटिटी को बेटा बेस क्वांटिटी के टर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो जो हम उसकी पावर राइज करते हैं, जैसे एल की पावर 1 2, टी की पावर 1 2, उसी को हम क्या कहते हैं, डायमेंशन कहते हैं। ध्यान रखिएगा, बहुत बार बच्चे गलत सलत करके जीवन में गलतियां करते हैं, वो गलती आपको यहाँ पे नहीं दोहरानी है। अच्छा, ये समझ में आ गया होगा। कोई जरूरत नहीं है यहाँ तक। डायमेंशन कैसे लिखते हैं, जैसे पहले देखो, डायमेंशन के लिए दो चीजें पता होनी चाहिए, है ना। डायमेंशन के लिए या तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए या यूनिट पता होनी चाहिए, दोनों से डायमेंशन निकल जाएगी। आपको बताएगी बेसिक क्वांटिटी है, मास को m कहते हैं, लेंथ को l कहते हैं, टाइम को t कहते हैं, करंट को a से रिप्रेजेंट करते हैं, टेम्परेचर का केल्विन से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, ये वो डायमेंशन है, बेसिक डायमेंशन, बेसिक जो फंडामेंटल क्वांटिटी होती है उनकी डायमेंशन से आई। ओके, डायमेंशन को हमेशा हम इस ब्रैकेट के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे मास की डायमेंशन m है, ऐसे रिप्रेजेंट की जाएगी। ओके, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। जैसे वेलोसिटी है, वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट मतलब मीटर पर सेकेंड, तो मीटर को लेंथ में अपॉन टाइम, तो इसको हम एल टी की पावर -1 या एम की पावर 0, एल की पावर 1, टी की पावर -1, दोनों तरीके से लिख सकते हैं, दोनों ही सेम तरीका है, सेम फॉर्मूला है, और तो इसमें कोई कंसेप्ट नहीं है। अब है एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन, वास्ट एप्लीकेशन है डायमेंशन का। आपको डायमेंशन कुछ कुछ याद करनी पड़ेगी, मैं नहीं कह रहा हूँ कि सारी याद करनी पड़ेगी, मैं जहाँ जहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट मिलेगा वो तो मैं समझाते रहूँगा। ठीक है, देखो क्या यूज होता है। पहला, चेकिंग द डायमेंशन कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशन, मतलब कोई भी इक्वेशन सही है या गलत है, डायमेंशन से चेक करते हैं। इसके लिए हमें एक यूज करना पड़ता है, ठीक है, ये यहाँ से, ठीक है, हमें एक रूल करना पड़ता है फॉर द थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर। दिस इज सिंपल प्रिंसिपल कॉल्ड principle of homogeneity of dimension in a equation. If useful to checking the correctness of equation, the dimension of all the term are not same, the equation was wrong. Hence if we derive an expression for the length of an object regarding to the symbol, okay, क्या होनी चाहिए, क्या कहता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, कि भाई पहली बात कि दो सेम डायमेंशन क्वांटिटी को ही हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन और राइट हैंड साइड की डायमेंशन हमेशा क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। मेरी बात समझ पा रहे हो। किसी भी इक्वेशन को अगर तुम सॉल्व कर रहे हो तो उसमें पहली बात तो इन दोनों की डायमेंशन सेम होगी, और इन तीनों की डायमेंशन सेम है, और इसकी डायमेंशन भी इन्हीं के बराबर है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड डायमेंशन भी सेम होनी चाहिए राइट हैंड साइड डायमेंशन के बराबर, और जो क्वांटिटी ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही है उनकी डायमेंशन भी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है जिससे हम किसी इक्वेशन को चेक कर सकते हैं। ओके, लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, जैसे ये है, तो इस साइड और इस साइड की डायमेंशन अगर सेम है तो इक्वेशन सही है, अदरवाइज गलत है। सिंपल। ये इक्वेशन अगर दोनों साइड सेम है डायमेंशन तो सही है, अदरवाइज गलत है, तो आप चेक कर सकते हो। दूसरा जो एप्लीकेशन है वो है रिलेशन, फिजिकल क्वांटिटी के बीच में रिलेशन पता करना। क्या करते हैं उसके लिए, आपको बेसिक फॉर्मूला याद रखना है। जैसे एक क्वेश्चन है कि भाई टाइम पीरियड जो है लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, द डिपेंडेंसी ऑफ टाइम पीरियड ऑन लेंथ जी और एम। तो हम क्या करेंगे, एक साइड टी लिखेंगे और इक्वल टू कुछ कांस्टेंट लगा देंगे। ठीक है, लेंथ की पावर ए, टाइम की पावर बी, है ना, जी की पावर बी और एम की पावर सी लिखेंगे। दोनों साइड डायमेंशन लिखेंगे, इसकी भी, लेंथ की भी, जी की भी, कांस्टेंट की कोई डायमेंशन होगी नहीं। फिर इसको कंपेयर करेंगे, फिर क्या करेंगे, डायमेंशन को दोनों साइड कंपेयर करेंगे, इधर लेंथ की डायमेंशन, इधर लेंथ की डायमेंशन, टाइम की डायमेंशन कंपेयर करेंगे, तो हमें ए बी सी या एक्स वाई जेड में एक इक्वेशन मिलेगी। तो जैसे ही हमें एक इक्वेशन मिलेगी, उस इक्वेशन को सॉल्व करके हम ए बी और सी निकालेंगे, और वापस जैसे इसमें एक्स वाई निकाला और वापस यहाँ पे रख देंगे जो हमने माना था, तो हमारा फिजिकल रिलेशन आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये भी हमारा एक डायमेंशन का यूज है, जो कि बेहतरीन यूज है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन होते हैं। अभी ये चैप्टर खत्म होने के बाद मैं इसके क्वेश्चन कराऊंगा, जबरदस्त बेहतरीन क्वेश्चन, जो कि जेई के लिए, नीट के लिए, ठीक है, सीयूईटी के लिए, सीयूईटी की तैयारी करो, बिट सेट के लिए बहुत ही काम आएंगे तुम्हारे। देखना कि आप जबरदस्त लेवल के क्वेश्चन ढूंढेंगे, टॉप लेवल के क्वेश्चन जो इस चैप्टर में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, क्लियर।
एंड और भी एक यूज होता है, हमें कन्वर्जन अगर करना हो, एक फिजिकल क्वांटिटी से दूसरी फिजिकल क्वांटिटी में कन्वर्जन करना हो तब भी यूज कर सकते हैं। जैसे जैसे मुझे क्या करते हैं उसके लिए फॉर्मूला याद रखना, n2 बराबर n1, n1 n2 न्यूमेरिकल वैल्यू है, m1 अपॉन m2 की पावर a, l1 अपॉन l2 की पावर b और t1 अपॉन t2 की पावर c। तो कन्वर्जन की भी काम आता है, इसके हम क्वेश्चन में सीखेंगे कि भाई कैसे कन्वर्ट करते हैं। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस के बारे में बात करूं, समरी में कुछ नहीं मिलेगा आपको खास, ठीक है, कुछ नहीं है इसमें ऐसा कुछ खास समरी में पढ़ने लायक, तो कहीं पे भी टर्म नहीं मिलेगा जहां से क्वेश्चन बनेगा समरी से रिलेटेड। देखो इसमें क्वेश्चन अगर तुम्हें करने हैं, ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, ठीक है, एक प्रैक्टिस के लिए ये क्वेश्चन कर सकते हो, ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है बच्चों, ठीक है, ये क्वेश्चन भी अच्छा है। अगर तुम एरर के क्वेश्चन देखो, ये पढ़ लेना, जेई और नीट वाले ये वाले क्वेश्चन कर लेना, ठीक है। स्क्रू गॉज का क्वेश्चन, स्क्रू गॉज सिखाऊंगा मैं तुम्हें, क्वेश्चन जब कराऊंगा सिखाऊंगा, एनसीईआरटी का अलग से सॉल्यूशन लेके आऊंगा जो इसके बढ़िया क्वेश्चन है एडिशनल एक्सरसाइज के, और इसके बाद एक्स्ट्रा क्वेश्चन हम करेंगे जिनमें तुम्हें मज़ा आने वाला है। तो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और हम एनसीईआरटी की सीरीज को जारी रखेंगे, थ्योरीज की जारी रखेंगे, सब कुछ हम एनसीईआरटी से ही पढ़ेंगे और उसी की हेल्प से हम हर एग्ज़ाम को क्रैक करेंगे, ठीक है।